Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In my previous video, we talked about what is CSS and what are its types. Today, we are going to discuss CSS properties. Make sure that you watch the previous video first and then come back to watch the properties of CSS. This will help you to get a better understanding of the concept. The link for the same is in the description box below. Do check it out. So, हमारे पास बहुत सारी CSS properties है and we are going to discuss each and every property one by one. So, let us begin. ओके तो जो फर्स्ट सीएसएस प्रॉप हम देखने वाले हैं वो है कलर। अभी टू सेव आवर टाइम मैंने क्या किया है, जो भी कोड था और उसका आउटपुट था उसके इमेजेस आपके सामने लगा दिए हैं। सो आई होप ये कोड और आपको इसका आउटपुट दिख रहा होगा। वैसे सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज के कोड और आउटपुट मैंने आपके सामने उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ही लिख दिए हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कलर। अभी योर कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम फॉन्ट हाइफन कलर लिख देते हैं कभी कभी, तो टेक्स्ट हाइफन कलर लिख देते हैं। प्लीज नोट, आपको सिर्फ कलर लिखना है। ठीक है, दिस कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। ओके, और कलर की स्पेलिंग विल बी COLOR एंड नॉट COLOUR। ओके, प्लीज पे अटेंशन टू द स्पेलिंग एज वेल। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सीएसएस के जरिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकते हैं वो लिख के दिया है, बट मैंने आपके सामने उसे हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट में भी कैसे लिखेंगे वो भी आपके सामने लिख के दिया है। तो आपको दोनों में से जो भी यूज करना हो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। वैसे अगर आपको पता है इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन सीएसएस कैसे लिखना है तो आप सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से लिख सकते हो, राइट। ओके, सो यहाँ पे H1 कलर इज टू रेड एंड देन यहाँ पे H1 स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर इज टू रेड। ओके, तो ये हमारा इंटरनल सीएसएस है एंड ये आपका इनलाइन सीएसएस है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने H2 को कलर दिया है रेड। ओके, एंड H2 में मैंने लिखा है टेक्स्ट इज रेड, तो आप देख सकते हो इट इज ऑफ रेड कलर। एंड H1 को मैंने कलर दिया है लाइट ग्रीन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कलर है दैट इज नथिंग बट लाइट ग्रीन। ओके, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी दैट इज कलर। इट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ योर फॉन्ट और टेक्स्ट। यहाँ पे कलर आपकी प्रॉपर्टी का नाम है और जो भी कलर का आप नाम डालोगे जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, जब भी आप सीएसएस प्रॉपर्टीज लिखते हो, अगर सीएसएस प्रॉपर्टीज में ऐसे हाइफन है या स्पेस है तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि भले हमारी जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है, बट जो आपके ये जो मार्क्स है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाइफन है तो बैकग्राउंड हाइफन कलर आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप बैकग्राउंड कलर साथ में लिख दोगे तो आप जब भी कोडिंग करते हो, आपको जो प्रोग्राम्स आते हैं थ्योरी पेपर में लिखने के लिए, उस टाइम पे वो आपकी मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपका आउटपुट ना आए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है कि कैसे प्रॉपर्टीज लिखी गई है। सो इट इज बैकग्राउंड हाइफन कलर, तो आई वुड रेकमेंड कि आप याद भी उसे ऐसे ही रखिए, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड हाइफन कलर। ओके, इट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। किसी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है या किसी आपके एलिमेंट के पीछे आपको स्पेसिफिकली कोई बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो उस टाइम पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू है वो कोई भी आपका कलर नेम हो सकता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल सीएसएस में आप कैसे लिखोगे वो है, एंड ये इनलाइन सीएसएस में कैसे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने कोड भी है कि H1 को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट ब्लू और यहाँ H1 में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे हेलो वर्ल्ड में लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड आ गया है। एंड यहाँ पे पैराग्राफ को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है रेड। ओके, तो यहाँ पर इट हैज रेड बैकग्राउंड कलर। तो ये था हमारी बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी। ये जो सीएसएस प्रॉपर्टीज है ना वो काफी इजी है टू अंडरस्टैंड एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट हाइफन वेट। ओके, अभी फॉन्ट हाइफन वेट क्यों यूज होती है, आपने देखा होगा कभी भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो कोई टेक्स्ट बहुत भारी दिखता है, लाइक बहुत बोल्ड रहता है। ठीक है, और कोई टेक्स्ट कैसा रहता है, बहुत लाइट इन अ सेंस व्हाट कि वो उतना ज्यादा वेटेड नहीं दिखता है, राइट। तो ये आप कैसे कर सकते हो, फॉन्ट हाइफन वेट वाली जो प्रॉपर्टी है उसके जरिए कर सकते हो। ठीक है, इट इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। अभी आपके जो
CSS प्रॉपर्टीज है और आपके टेक्स्ट बुक में जो उसका यूज दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड कोडिंग तो आपको ये CSS प्रॉपर्टीज के जरिए ही करनी है। ये CSS प्रॉपर्टीज आपको हर एक एलिमेंट को डिफरेंट वेज में स्टाइल करने के लिए यूज होते हैं, राइट। तो आपकी जो फॉन्ट हाइफन वेट है, इट इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट, ठीक है। अभी आपकी यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, या तो आप सिर्फ बोल्ड लिख सकते हो या तो आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे, ठीक है, जैसे 100 200 हो गया, नेगेटिव में भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पिक्सल्स नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई नंबर डाल सकते हो या बोल्ड डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने फॉन्ट हाइफन वेट इज टू बोल्ड डाला है एंड यहाँ पे मैंने इनलाइन CSS में फॉन्ट हाइफन वेट इज टू 100 डाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉन्ट वेट यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग को मैंने 1000 डाला है, तो आप देख सकते हो ये सबसे ज्यादा वेटेड दिख रहा है, राइट। उसके बाद अगर मैं H4 को देखूं तो H4 को भी मैंने क्या किया है, बोल्ड करके डाला है। तो आप देख सकते हो, आप इन तीनों में डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है, कि फॉन्ट वेट की वजह से कोई जो है वो बहुत उभर के दिख रहा है, कोई वेटेड दिख रहा है एंड कोई जो है नॉर्मल लाइट दिख रहा है, राइट। तो आप ये वैल्यूज डाल के यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हो कि कैसे फॉन्ट वेट के जरिए आपकी जो टेक्स्ट है जो अपीयर हो रही है वेब पेज पे वो डिफर करती है, ठीक है। और आपका जो फॉन्ट वेट है और फॉन्ट साइज है वो अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी आपका जो फॉन्ट हाइफन साइज वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम अभी देख रहे हैं वो है फॉन्ट हाइफन साइज। वो प्रॉपर्टी आपको फॉन्ट का साइज कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। मतलब आपका जो फॉन्ट है वो बहुत बड़ा दिखना चाहिए या बहुत छोटा दिखना चाहिए, मतलब जो साइज है, ठीक है, वो कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। और आपकी जो फॉन्ट हाइफन वेट वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कंट्रोल करती है कि टेक्स्ट जो है वो कितना मोटा रहना चाहिए, ठीक है, कितना जाड़ा या कितना हाईलाइटेड, कितना मोटा दिखना चाहिए आपका टेक्स्ट, वो बताती है आपकी फॉन्ट हाइफन वेट। और आपका फॉन्ट हाइफन साइज बताता है कि कितना लंबा, कितना बड़ा आपका टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द साइज ऑफ द फॉन्ट। एंड आपका जो फॉन्ट हाइफन वेट था वो या तो बोल्ड प्रॉपर्टी लेता है या तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है विदाउट पिक्सल, राइट। तो आपका जो फॉन्ट हाइफन साइज है उसकी आप जो यूनिट्स है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो। वैल्यूज कैन बी नंबर्स अलोंग विथ यूनिट्स, लाइक आप पॉइंट डाल सकते हो, PT स्टैंड्स फॉर पॉइंट, PX पिक्सल डाल सकते हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस। तो आप ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है जो आप यूज कर सकते हो टू डिटरमाइन द साइज ऑफ योर फॉन्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर H1 फॉन्ट हाइफन साइज इज टू 40 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे H1 स्टाइल जो इनलाइन CSS में मैंने 10 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने H1 के लिए 40 पिक्सल्स का फॉन्ट लिया है, ठीक है, H1 के लिए 40 पिक्सल्स का। तो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा छोटा है, राइट, जो इसका साइज है वो छोटा है। वही मैंने अगर H2 के लिए मैंने क्या किया है, H2 के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया, 2 सेंटीमीटर, बस 2 सेंटीमीटर का मैंने साइज लिया। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा अपीयर कर रहा है, राइट। वैसे ही आप सारे इन वैल्यूज के साथ, ठीक है, ये जो भी सारे मेजरमेंट यूनिट्स है, पॉइंट, पिक्सल, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, आप इन सब के साथ एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो। तो इससे आपको समझेगा कि किससे बहुत ज्यादा बड़ा टेक्स्ट दिखता है, किससे छोटा टेक्स्ट दिखता है, राइट। आप यहाँ देख सकते हो 40 पिक्सल्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल्स दिया और यहाँ जस्ट 2 सेंटीमीटर लेने पर मेरा इतना ज्यादा बड़ा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें ट्राई करके देखना कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स के साथ आपकी जो टेक्स्ट की साइज है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओके। इसके बाद हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट हाइफन स्टाइल। अभी आपने बहुत बार जब भी आप गए होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वहां पे देखा होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो फॉन्ट की स्टाइल है, ठीक है, जिस वे में आपका फॉन्ट लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है, चेंज होता है, राइट। हम भी हमारे लाइक हमें कैसा चाहिए होता है कि जो मैसेज है उसके एजेंडा के हिसाब से, जो सजेशन है, लाइक मूड के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो फॉन्ट की स्टाइल है उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में भी आपके पास बहुत सारी फॉन्ट की स्टाइल्स होती है, इससे आप अपनी वेबसाइट्स को और अपीलिंग बना सकते हो, राइट। तो आपका जो फॉन्ट हाइफन स्टाइल है इट इज यूज्ड टू इटैलिसाइज द टेक्स्ट, ठीक है, ये यूजुअली पूछा जाता है। डैश प्रॉपर्टी is used to italicize the text.
ओके, एंड डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। तो ये जो है इनके जो डिस्क्रिप्शन है, जो यूज है सीएसएस प्रॉपर्टीज के, वो कॉमनली पूछे जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर कि आपका जो फॉन्ट हाइफन स्टाइल है, प्लीज रिमेंबर द हाइफन इज वेल, इट इज यूज टू इटैलिसाइज द टेक्स्ट। ओके, वैल्यूज जो रहती है फॉन्ट हाइफन स्टाइल की, वो इटैलिक हो सकती है, ऑब्लिक हो सकती है और नॉर्मल हो सकती है। अभी इटैलिक और नॉर्मल आपको पता होगा, एंड ये जो ऑब्लिक है वो आपके लिए थोड़ा नया होगा। अभी ये मैंने इंटरनल सीएसएस के जरिए लिखा है, फॉन्ट हाइफन स्टाइल इज टू इटैलिक, एंड इनलाइन सीएसएस में मैंने फॉन्ट हाइफन स्टाइल ऑब्लिक करके डाल के रखा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीनों टाइप का जो फॉन्ट है वो यूज किया है। H2 के लिए आई हैव यूज्ड द फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। ठीक है, तो H2 में मैंने लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ इन नॉर्मल स्टाइल। अभी आप पूछ रहे होंगे कि व्हाई इज दिस बोल्ड, तो ये बोल्ड बिकॉज ऑफ योर H1 H2 प्रॉपर्टीज। आपकी जो हेडिंग प्रॉपर्टीज है ना, वो अगर आप H1 लोगे तो बाय डिफॉल्ट अच्छा खासा बोल्ड दिखता है वो, एंड H2 में थोड़ा सा बोल्ड दिखता है। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ टैग में डाल के देखोगे ना, तभी भी आपको अच्छे से डिफरेंशिएट करने को आएगा। ठीक है, तो आपने H2 में मैंने फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल ली है, तो आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अब वहीं अगर मैं H3 की बात करूं तो फॉन्ट स्टाइल जो है वो इटैलिक है। आप देख सकते हो ये इटैलिक है। आप डिफरेंशिएट करो, ये आपकी नॉर्मल है एंड ये इटैलिक है। तो आप देख सकते हो ये थोड़ी ज्यादा बेटर दिख रही है, एंड ये थोड़ी ज्यादा कर्व वे में है, कर्सिव जैसे हम लिखते हैं उस फॉर्मेट में है, एंड इसके जो स्ट्रोक्स है वो भी अलग है। सो इट इज यूज टू इटैलिसाइज द टेक्स्ट, ये इटैलिक वाले प्रॉपर्टी में है। एंड हमारा जो H4 है वहां पे मैंने ऑब्लिक डाल के रखा है। तो आप देख सकते हो ऑब्लिक थोड़ा स्लैंटिंग वे में जा रहा है, राइट। आप यू कैन सी, आप इजीली इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे। आप बोल्डनेस को ध्यान मत दो, जो फॉन्ट की स्टाइल है उस पे ध्यान दो। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इटैलिक है, एंड ये थोड़ी स्लैंटिंग वे में जा रही है। सो दिस इज इन द ऑब्लिक स्टाइल। ओके, सो फॉन्ट हाइफन स्टाइल इज यूज्ड टू इटैलिसाइज द टेक्स्ट। ओके, उसके बाद हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसके नीचे हम लोग अंडरलाइन डाल के रखते हैं। और हमने जब भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े थे तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि अगर हमें कुछ डिलीट करना रहता है तो वो कैसा रहता है, उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्राइक रहता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्यों यूज होता है, हमारी टेक्स्ट को और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। जैसे कि अगर आपको अपनी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक ओवर स्ट्राइक करना है, उस टाइम पे आप टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हो। ठीक है, अभी टेक्स्ट डेकोरेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसका जो यूज है और वैल्यू है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि ये यूजुअली MCQ 3 करेक्ट ऑल्टरनेटिव में पूछा जाता है या फिर मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाता है। सो आपसे पूछेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड, एंड आप देख सकते हो कि आपके जो यूज है और वैल्यू है, ठीक है, मतलब वैल्यू मतलब क्या, कि आपको क्या डालना है। अभी अगर आप टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन इज टू लाइन थ्रू डालते हो, तो लाइन थ्रू का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी लिखी हुई टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लाइन थ्रू डाला है, तो उसके ऊपर एक लाइन आ गई, राइट। टेक्स्ट वो कट जैसा दिख रहा है। सो आपकी लाइन थ्रू वाली वैल्यू इज यूज टू एड स्ट्राइक थ्रू मार्क्स। ठीक है, तो आपका ये जो यूज है और वैल्यू है ये दोनों सेम ही है, मीनिंग सेम है, बस उन्होंने क्या यूज किया, सिनोनिम्स यूज किया है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली किसमें क्या वर्ड है वो आपको चारों को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन का तो अंडरलाइन ही है कि अगर आप टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन इज टू अंडरलाइन डालते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गई, राइट। उसके बाद यू हैव ओवरलाइन। ओके, सो टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर आप ओवरलाइन डालते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डाला है टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन इज टू ओवरलाइन, तो आप देख सकते हो इसके जो अब मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर लाइन आ गई। सो इट इज यूज टू एड ओवरलाइन। अभी ओवरलाइन और ओवर स्ट्राइक सेम है, सिनोनिम्स है। पर अगर आपसे पूछते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यूज क्या है, तो आप लाइन थ्रू, अंडरलाइन, ओवरलाइन नन को टिक करोगे। और अगर आपको पूछते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन इज यूज टू ऐड, तो आपको हो सकता है एक ऑप्शन दे देंगे लाइन थ्रू, तो आपको लाइन थ्रू को टिक नहीं करना है। बट अगर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन नहीं है तो लाइन थ्रू को टिक करोगे। ठीक है, बट अगर स्ट्राइक थ्रू लाइन थ्रू दोनों है तो उस टाइम पे आपको स्ट्राइक थ्रू को टिक करना है। स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, ओवर स्ट्राइक, एंड टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम द लिंक। ओके, उसके बाद हमारे पास है
उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है ओवरलाइन, जो हमने देख लिया, लाइन थ्रू हमने देखा, अंडरलाइन देखा। अब नन, नन क्यों यूज होता है? टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम लिंक। अगर आपको याद है जब हमने हाइपरलिंक्स पढ़ा था तो उस टाइम पे किसी को भी अगर हम हाइपरलिंक देते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट नीचे ब्लू कलर का लाइन आ जाता है। सो इफ यू वांट टू रिमूव दैट लाइन यू यूज टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन इज टू नन। ओके, सो आई होप आपको टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन समझा होगा। इट इज यूज टू ऐड स्ट्राइक थ्रू, underline over strike marks and it is used to remove underline from the link। और आप values में अभी देखो, अगर आपको दिया है text hyphen decoration और आप क्या करते हो, text hyphen decoration is to over strike लिख देते हो, overline की जगह आप over strike लिख देते हो, so it is not going to work। तो जो values में आपको words दिए हैं और जो आपको use में words दिए हैं दोनों different है, ठीक है, मतलब सेम है बट आपको values में जो दिया है वो ही exactly लिखना है। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलते हैं कि वैल्यूज में अगर आपने लाइन थ्रू के जगह पे स्ट्राइक थ्रू लिख दिया सो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, सो ये था आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। इट इज जस्ट यूज टू डेकोरेट योर टेक्स्ट ताकि वो और अच्छा दिखे, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, नन। ओके, उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट हाइफन अलाइन। ये मैं आपको बहुत बार जब हम लोग चीजें कर रहे थे ये प्रॉपर्टी तब मैंने बहुत बार यूज की थी। अभी ये होता क्या है एग्जैक्टली टेक्स्ट हाइफन अलाइन? अलाइन का मतलब क्या होता है? अलाइन का मतलब होता है टू अरेंज या टू प्लेस समथिंग। ठीक है, तो हम लोग ये जो आपका टेक्स्ट हाइफन अलाइन है is used to control horizontal alignment of any block level text, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, टेबल्स हो गया या एलिमेंट्स हो गया। वो टेबल, एलिमेंट या पैराग्राफ आपको किधर प्लेस करना है, ठीक है, इट कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ एनी ब्लॉक लेवल टेक्स्ट, जो कि पैराग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकता है या एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो टेबल है फॉर एग्जांपल या कोई पर्टिकुलर वर्ड है या पैराग्राफ है तो वो राइट मार्जिन से टच होनी चाहिए, वो हेडिंग है तो वो सेंटर में होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें जैसे आप जब भी कई लेटर्स लिखते हो तो कुछ एड्रेस होता है जो आप लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन पे लिखते हो, कुछ होता है जो आप राइट साइड ऑफ द मार्जिन पे लिखते हो। तो वैसे ही आपको एक HTML पेज है ये फॉर एग्जांपल, तो आपको चीजें राइट अलाइन चाहिए, लेफ्ट अलाइन चाहिए, वो चीज जो है वो सेंटर में दिखनी चाहिए, तो वो आपको हेल्प करता है टेक्स्ट हाइफन अलाइन। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या होती है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई। इसका मतलब आप अपनी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड रख सकते हो, राइट साइड, सेंटर में रख सकते हो या जस्टिफाई। ठीक है, अभी ये तीनों तो आप समझ गए होंगे, लेफ्ट, राइट, सेंटर। अब ये जस्टिफाई क्या है तो मैं आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है उसके हिसाब से बताती हूँ। तो H1 टेक्स्ट हाइफन अलाइन इज टू सेंटर। आपकी जो H1 है वो सेंटर में है, तो आप देख सकते हो ये पेज के सेंटर में आपकी हेडिंग 1 अपीयर कर रही है। आपका जो H2 है, हेडिंग 2 है आपका, इट इज ऑन दी लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको लेफ्ट अलाइनमेंट दे के रखा है। आपकी जो हेडिंग 3 है वो आपकी राइट अलाइंड है, राइट, आप देख सकते हो ये राइट मार्जिन के साइड पे है। अब आपकी जो हेडिंग 4 है उसे मैंने जस्टिफाई की वैल्यू दे रखी है, तो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड पर ही आपकी अलाइन है। आपका जो टेक्स्ट हाइफन अलाइन इज टू जस्टिफाई है वो क्यों यूज होता है? अब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स जो रहते हैं उसमें क्या होता है कि हर एक लाइन जो रहती है ना, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हर एक लाइन एक साथ है, मतलब ये लाइन जो है आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर है ना, एक के नीचे एक चीजें प्लेस्ड है। तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में ऐसा होता है, राइट। तो आपकी जो ये टेक्स्ट हाइफन अलाइन इज टू जस्टिफाई है ना, इट स्ट्रेचेस द लाइन सो दैट ईच लाइन हैज इक्वल विड्थ। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर आप जस्टिफाई के जरिए आप किसी भी पैराग्राफ को लिखते हो ना तो वो आपको एक दफा एक, मतलब हर एक लाइन जो रहेगी वो एक दफा एक पूरी एग्जैक्ट उसके नीचे ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो है कंट्रोल्स ऑफ पी एलिमेंट्स, ठीक है, ये पूरा एक साथ अलाइंड है। सो दिस इज द वर्क ऑफ टेक्स्ट हाइफन अलाइन इज टू जस्टिफाई। ओके, the next property that we have is font hyphen family। अभी ये font hyphen family क्या होता है पहले हम समझते हैं कि font family exactly होता क्या है। तो अभी font family क्या होता है? It is a collection of fonts that share similar design elements। ठीक है, collection of fonts that share similar design element। जैसे आपको पता होगा कैट फैमिली है, अभी कैट फैमिली के स्पीशीज क्या है या कैट फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है? टाइगर, लेपर्ड, चीता, जैगवार, ये सारे आपके कैट फैमिली के मेंबर्स है। तो अभी जो भी मेंबर्स है वो एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स या ट्रेट्स अलग अलग है।
वैसे ही फॉन्ट फैमिली भी हमारी एक कैटेगरी होती है विच इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स जो किसी ना किसी वे में हो सकता है बोल्डनेस कर्व जो उनका द वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उस वे में किसी ना किसी वे में एक दूसरे से क्या करेगी डिफर करेगी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम्स न्यू रोमन ये आपकी एक फॉन्ट फैमिली है इसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स आती है जैसे कि रोमन हो गया इटैलिक बोल्ड इटैलिक ठीक है तो ये फॉन्ट फैमिली आपकी टाइम्स न्यू रोमन है विच इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स लाइक बोल्ड इटैलिक रोमन एक्सेट्रा ठीक है तो आपकी जो फॉन्ट हाइफन फैमिली है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फॉन्ट्स और आपके जो वैल्यूज होते हैं वो डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज के नेम हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया है वो आपको एरियल का दिया गया है ठीक है तो आई होप आप फॉन्ट और फॉन्ट हाइफन फैमिली में अभी डिफरेंस जान पाए होंगे कि फॉन्ट और फॉन्ट फैमिली सेम नहीं होता है ओके एंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी टाइम्स न्यू रोमन का ही लिया है और ये आपके जो सेरिफ फैमिली है उसके वैल्यूज है फैंटेसी हो गया या कर्सिव हो गया तो आपकी सेरिफ करके एक फैमिली है उसकी वैल्यूज है ये फैंटेसी एंड कर्सिव जो मैंने यहाँ पर लिए हैं ठीक है आप और फॉन्ट फैमिलीज के बारे में जान सकते हैं और अपने CSS में यूज करके इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली कैसे अपीयर करती है ठीक है अब जो नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है आपकी लेटर स्पेसिंग इट इज यूज टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल से मैंने एक अल्फाबेट लिखा ए अभी ए लिखने के बाद कितनी स्पेस के बाद मेरा दूसरा कैरेक्टर से बी डिस्प्ले होगा ठीक है मतलब ए लिखने के बाद मेरा फर्स्ट कैरेक्टर लिखने के बाद मेरा सेकंड कैरेक्टर लिखने तक बीच में कितनी स्पेस होगी वो बताता है मेरा लेटर स्पेसिंग ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ए लिखा है तो ए लिखने के बाद यहाँ पे जो स्पेस है ठीक है जितनी भी स्पेस होगी उसके बाद आपका जो बी है वो डिस्प्ले किया जाएगा ठीक है पे अटेंशन टू माई वर्ड्स मैं कह रही हूँ हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द टू कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट ठीक है ये बिटवीन द टू कैरेक्टर्स होता है मतलब दो कैरेक्टर्स के बीच में कितना हॉरिजॉन्टल स्पेस होगा ठीक है तो ये जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज है दे कैन बी नंबर्स अलोंग विथ यूनिट्स लाइक पॉइंट पिक्सल सेंटीमीटर मिलीमीटर इंचेस एक्सेट्रा अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लेटर स्पेसिंग दिया है 10 पिक्सल्स का ठीक है तो मैं H1 टैग में एक कैरेक्टर लिखती हूँ ए तो ए उसके बाद जो मेरा दूसरा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा बी तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगा वो कितना रहेगा आपका 10 पिक्सल्स रहेगा ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने H2 टैग यूज किया है जिसमें मैंने 0 पिक्सल्स का लेटर स्पेसिंग दिया है अभी 0 पिक्सल्स मतलब क्या जैसे एज इट इज बाय डिफॉल्ट आपकी टेक्स्ट डिस्प्ले होती है आप यहाँ पे देख सकते हो वैसे डिस्प्ले होगी ठीक है उसके बाद H3 में मैंने लेटर स्पेसिंग दिया है -2 पिक्सल्स का नेगेटिव में दिया है तो आप देख सकते हो कि ये जो वर्ड्स है एक दूसरे से कितने चिपके हुए हैं क्लोज है इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेसिंग ही नहीं है ठीक है वर्ड्स नहीं सॉरी कैरेक्टर्स राइट यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वर्ड्स मतलब क्या कि दिस और इसके बीच में कितना स्पेसिंग रहना चाहिए बट यहाँ पे क्या है कि एक कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेसिंग रहना चाहिए ठीक है मतलब ये सिर्फ दिस और इसके बीच का स्पेस नहीं देखेगा बल्कि टी और एच हर एक कैरेक्टर के बीच का भी स्पेस डिटरमाइन करता है अब मैंने जब 20 पिक्सल्स दिया था तो आप देख सकते हो कि हर एक कैरेक्टर के बीच में एच के बाद कितना स्पेस है फिर ई है ई के बाद इतना सारा स्पेस है फिर ए है ठीक है तो ये होता है हमारा लेटर स्पेसिंग प्लीज पे अटेंशन ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द टू कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है ठीक है अभी अक्सर लोग जो रहते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं लेटर स्पेसिंग और पैडिंग में ठीक है अब ये पैडिंग क्या रहता है पैडिंग इज यूज्ड टू ऐड ब्लैंक स्पेसेस अराउंड द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट प्लीज पे अटेंशन यहाँ पे अराउंड द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट है वहां पे क्या था horizontal spacing between the characters right यहाँ पे around the element for example मैंने a लिखा अभी ये a लिखने के बाद यहाँ बाजू में कितना स्पेस होना चाहिए आसपास कितना स्पेस होना चाहिए वो बताता है मेरा पैडिंग ठीक है वैल्यूज कैन बी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई नंबर हो सकता है अलोंग विथ पिक्सल्स यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर इंचेस ये सब नहीं लिखना है सिर्फ पिक्सल्स लिखा जाता है इसे आप याद कैसे रखोगे पैडिंग इज फॉर पी
एंड पैडिंग इज फ्रॉम पी एंड आपका जो पिक्सल्स है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम पी। तो पैडिंग में सिर्फ जो आपका यूनिट चलेगा वो क्या चलेगा, पिक्सल्स चलेगा, ठीक है। तो पैडिंग जो रहता है वो ब्लैंक स्पेसेस अराउंड द एलिमेंट बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने H1 में पैडिंग दे के रखा है 100 पिक्सल्स का, तो ये आपका 100 पिक्सल्स है, तो आप देख सकते हो अराउंड ये आपका पूरा एक लाइन है। अब इस लाइन के आजू बाजू देखो कितना सारा स्पेस है, राइट। उसके बाद मैंने H2 में पैडिंग दिया है सिर्फ 30 पिक्सल्स का, तो यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो इस लाइन के आजू बाजू कितना सारा कम स्पेस है, राइट। इससे कंपैरिजन में कम स्पेस है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन लेटर स्पेसिंग एंड पैडिंग। लेटर स्पेसिंग विल बी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट and padding will be the space या blank spaces around the element, okay। जैसे for example ये आपका A है and ये आपका B है, तो ये जो space रहेगा इन दो characters के बीच में वो रहेगा आपका letter spacing, right। वो रहेगा आपका letter spacing। अभी ये आपका A है, ये है आपका B। अब इस A और B के आसपास जो space रहेगा आसपास, ठीक है, स्पेसिफिकली आजू बाजू में, वो रहेगा आपका पैडिंग, ओके। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में फर्क समझा होगा। और चीज पैडिंग के बारे में, अगर आपको पैडिंग अच्छी तरह से देखना है अपने आउटपुट में तो क्या किया करो, आप ना बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी यूज किया करो। बिकॉज बॉर्डर प्रॉपर्टी की वजह से ना क्या हो जाता है, बॉक्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप पैडिंग जो स्पेसेस है ना अराउंड द एलिमेंट वो अच्छी तरह से देख पाते हो, मतलब वो विजिबल होता है, यू आर एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश। जैसे ये 100 पिक्सल्स है एंड यहाँ पे सिर्फ 30 पिक्सल्स है, तो ये बड़ा बॉक्स है एंड ये छोटा बॉक्स है, मतलब चौड़ाई आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है एंड ये कितना छोटा है, राइट, ओके। हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर प्रॉपर्टी। अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है अराउंड योर वेब पेज का कोई भी एलिमेंट, तब आप ये बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हो, ठीक है। अभी बॉर्डर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे जो भी आपके टेक्स्ट बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स है वो सारे बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करके रखे हैं, ठीक है। तो आपको बॉर्डर के ना स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे इनसेट बॉर्डर, ऑनसेट बॉर्डर, डबल, ग्रूव, रिज, सॉलिड, डॉटेड, डैश। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर के नाम है अलग अलग वो आते हैं, ठीक है। सो बॉर्डर प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड बॉर्डर अराउंड दी वेब पेज एलिमेंट, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक एक करके सारे हम लोग बॉर्डर देख लेते हैं। तो ये है आपका डॉटेड बॉर्डर, ठीक है, ये है डॉटेड बॉर्डर। फिर आपका डैश्ड बॉर्डर, आप डॉटेड और डैश में डिस्टिंग्विश कर पा रहे होगे कि आपका ये जो डॉटेड है वहां पे छोटे छोटे स्क्वेयर्स है जो थोड़े लाइट शेड में है एंड यहाँ पे बड़े बड़े रेक्टेंगल है एंड ये थोड़े काइंड ऑफ हाईलाइटेड है, राइट। उसके बाद सॉलिड बॉर्डर है, ये आपका सॉलिड बॉर्डर है। देन डबल बॉर्डर, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे दो बॉर्डर्स, राइट। उसके बाद ग्रूव बॉर्डर है जो वेरी सिमिलर है टू डबल बॉर्डर, बट यहाँ पे मतलब लाइक अंदर भी फिल है, लाइक कलर जो है वो अंदर भी फिल्ड है। यहाँ पे कैसे व्हाइट है ना, यहाँ पे ये फिल्ड है, ओके। देन वी हैव रिज बॉर्डर, जो आप देख सकते हो कि एक बड़ी डार्किन वाली लाइन है जो थोड़ी डार्क कलर की है एंड उसके ऊपर से थोड़ी शेडिंग है लाइट काइंडा, ठीक है। तो ये आपका रिज बॉर्डर। देन यू हैव इनसाइड बॉर्डर एंड देन यू हैव आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड बॉर्डर में आप देख सकते हो यहाँ लाइट कलर है एंड यहाँ पे डार्कर शेड है, ओके। एंड देन अगर आपको कोई भी बॉर्डर नहीं डालना है तो आप बॉर्डर इज टू नन भी कर सकते हो कि कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट तो कोई बॉर्डर अप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सारे जो बॉर्डर्स है वो कैसे दिखते हैं वो अच्छी तरह से समझा रहेगा। अभी वन मोर थिंग टू रिमेम्बर इन दिस बॉर्डर प्रॉपर्टी इज दैट कि आपको बॉर्डर जब आप डालते हो ना, सो यू आर नॉट एबल टू सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। आपकी बुक में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे आप बॉर्डर का कलर सेट करो। आपको बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर्स है ना वो ब्लैक ही दिखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं रेड, ब्लू, कलरफुल नहीं दिखने वाले, ओके। सो आपके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बॉर्डर हाइफन कलर, ठीक है। तो बॉर्डर हाइफन कलर एंड देन आप क्या करोगे, कोलन डाल के जो भी आपको वैल्यू देनी है, मतलब जो कलर का नाम होगा वो ऐड करोगे, ठीक है। आई ऑल्सो राइट एंड शो यू कि वो प्रॉपर्टी कैसे आप लिख सकते हो। ऐसे आप इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो, बॉर्डर हाइफन कलर, ये आपका प्रॉपर्टी का नाम है एंड वैल्यू में जो भी कलर का बॉर्डर आपको चाहिए वो आपको ऐड करना रहेगा, दैट इज द नेम ऑफ द
कलर। ठीक है, तो आई होप आपको सारी टाइप्स ऑफ बॉर्डर समझे होंगे एंड रिमेंबर कि बाय डिफॉल्ट आपके जो भी बॉर्डर्स है वो ब्लैक ही अपीयर करने वाले हैं। ओके, ऐसे कलर्ड नहीं दिखेंगे। देन जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है बैकग्राउंड हाइफन इमेज। अगर आपको किसी एलिमेंट के पीछे या कोई टेक्स्ट के पीछे इमेज डालना है तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं बैकग्राउंड हाइफन इमेज। ओके, तो आपका जो बैकग्राउंड हाइफन इमेज वाला प्रॉपर्टी है, अभी बैकग्राउंड हाइफन इमेज में ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है तो उस इमेज का सोर्स पाथ या यूआरएल आपको इंसर्ट करना रहेगा। तो इसलिए बैकग्राउंड हाइफन इमेज का अगर हमें चाहिए तो उसे लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, बैकग्राउंड हाइफन इमेज एंड देन इज टू। आपकी जो वैल्यू रहेगी ना वो क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर इमेज का पाथ या उस पर्टिकुलर इमेज का यूआरएल। ठीक है, यूआरएल क्या रहता है, द एड्रेस ऑफ द पेज, राइट, मतलब जो जहां वो इमेज को स्टोर किया गया है वहां का एड्रेस इज व्हाट इज यूआरएल। ओके, सो बैकग्राउंड हाइफन इमेज इज टू यूआरएल। आपने ऐसे यूआरएल पूरा का पूरा ऐसे लिखना है एंड देन आपको एक राउंड ब्रैकेट डालना है एंड राउंड ब्रैकेट में आपका जो यूआरएल है या आपका जो सोर्स है इमेज का वो लिखना है। ठीक है, बैकग्राउंड हाइफन इमेज इज टू, ये यूआरएल एज इट इज लिखना है, राउंड ब्रैकेट्स डालना है एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमास में यू हैव टू राइट कि जो भी आपका पाथ है बैकग्राउंड हाइफन इमेज का। ठीक है, एंड यूजुअली बैकग्राउंड हाइफन इमेज आज तक, मतलब अभी तो थियोरी में या प्रैक्टिकल में या एसओपी में भी आपको कहीं पे भी पूछा नहीं गया। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपको ये याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये इतना पूछा नहीं गया है कभी भी। ओके, उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज मार्जिन इज टू लेफ्ट। ओके, तो ये स्पेसिफिक है, ऐसे एक्चुअली मार्जिन इज टू राइट करके, मार्जिन इज टू टॉप करके भी प्रॉपर्टीज है, बट आपके टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली मार्जिन इज टू लेफ्ट ही दिया गया है। ओके, so it is used to set margin area on the left side of an element. Okay, आप margin is to right, margin is to top, bottom ऐसे करके ट्राई कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना if you got the output. Okay, अभी यहाँ पे इट इज यूज टू सेट मार्जिन एरिया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन एलिमेंट। मतलब आपका ये जो वेब पेज होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है ना, तो यहाँ से आपका कितना मार्जिन होना चाहिए वो बताता है आपका मार्जिन इज टू लेफ्ट। ओके, वैल्यूज कैन बी नंबर्स और यहाँ पर भी अगेन आप मेजरिंग यूनिट्स डाल सकते हो, यहाँ पे पॉइंट, पिक्सल या सेंटीमीटर डाल सकते हो। आप इसे मिलीमीटर, इंचेस के साथ भी ट्राई करो एंड बताओ कमेंट सेक्शन में आपको आउटपुट आ रहा है या नहीं, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में यही 3 मेजरिंग यूनिट स्पेसिफिकली दिए गए हैं। ओके, एंड देन एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ मैंने मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सेल्स डाला है, तो ये इंटरनल सीएसएस एंड ये इनलाइन फेसेस में लिखने का वे है। ओके, सो थियोरेटिक प्रैक्टिकली जब मैंने इसे किया था तो मैंने H2 को 2 सेंटीमीटर का मार्जिन इज टू लेफ्ट डाला है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो है, ठीक है, इतना जो गैप है, ये कितना गैप है, ये जो आपका गैप है दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके वेब पेज से लेफ्ट हैंड साइड से 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के मार्जिन है एंड मैंने बॉर्डर डाला है ताकि वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हो सके। ओके, एंड देन उसके बाद मैंने पैराग्राफ में मार्जिन लेफ्ट दिया है 20 पिक्सल्स। ओके, एंड मैंने क्या लिखा है, व्हाट्सएप, तो आप देख सकते हो 20 पिक्सल्स कितना कम है, राइट। उसके बाद मैंने मैंने क्या किया है, H3 में मैंने 300 पॉइंट का मार्जिन इज टू लेफ्ट दिया है एंड मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा 300 पॉइंट कितना ज्यादा लेफ्ट मार्जिन से, आपके जो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज से कितना ज्यादा स्पेस छोड़ के वो जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको मार्जिन इज टू लेफ्ट भी समझा होगा एंड उसकी सारी वैल्यूज भी आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। ओके, विद दिस हमारी सारी CSS प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको हर एक प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली कैसे दिखती है वो आपके सामने बता दिया है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द CSS प्रॉपर्टी, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। PDFs provided to you in the description box below consist of notes of today's topic and objectives of CSS and its properties. Do solve these objectives as it will help you to have a better understanding of the concept, and in case of any queries, please let me know in the comment section below. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.